जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य आईएएस एकेडमी पर। आज मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आपके लिए 31 मई 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर के आया हूं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स के 25 प्रश्नों के साथ ही साथ डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में मैं आपको स्टैटिक जीके का सेट नंबर 14 सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें आज हम भारत के सभी बंदरगाहों और उनकी विशेषता से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड भी बताऊंगा जिससे आप फैक्ट्स को आसानी से याद रख पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 1। कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है? पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है? तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। आइए देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का ऐलान किया है। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र तक, ठीक है, इसके क्लॉजेस समझ लीजिए, 18 साल की उम्र तक हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। 23 साल की उम्र पूरी होने पर पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए एक मुश्त मिलेंगे। कब मिलेंगे? 23 साल पूरे होने तक, ठीक है। सरकार ने ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी दो घोषणाएं की हैं। उनकी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। हायर एजुकेशन के लिए अगर लोन लिया है तो उसमें राहत दी जाएगी। लोन का ब्याज सरकार पीएम केयर्स फंड से देगी, ठीक है। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। इसका प्रीमियम पीएम केयर्स फंड से ही दिया जाएगा, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। अब चूंकि चर्चा हुई है पीएम केयर्स फंड की, तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। पीएम केयर्स फंड्स क्या है? कोविड-19 महामारी जैसे किसी भी तरह की आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्यों के साथ एक समर्पित राष्ट्रीय निधि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और उससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष पीएम केयर्स फंड के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स कोष के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री रहेगा वो ही रहेगा, केवल मोदी साहब ही नहीं, जो भी प्रधानमंत्री। तो पीएम केयर्स कोष के पदेन अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री होते हैं। भारत सरकार के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री निधि के पदेन ट्रस्टी हैं, ठीक है। भारत के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और निधि के पदेन ट्रस्टी, ये मतलब इसके पदेन ट्रस्टी होंगे। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और पीएम अध्यक्ष होगा। पीएम केयर्स फंड में दान दी गई रकम पर इनकम टैक्स से 100% छूट मिलेगी, ठीक है। इस राहत इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80G के तहत ये मिलेगी। ये राहत किसके तहत मिलेगी? सेक्शन 80G के तहत मिलेगी ये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चित बीमारी हैप्पी हाइपोक्सिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती है? हैप्पी हाइपोक्सिया ये लंग्स को प्रभावित करती है, यानी हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है गाइस, फेफड़ों को प्रभावित करती है, ठीक है। यह बीमारी कोविड से जुड़ी है। कोविड मरीजों में सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चूंकि ये लंग्स जो है काम करना बंद करेगा, जब लंग्स काम करना कम करेगा तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा। और ये एक तरीके का साइलेंट किलर है। जब ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो ऑर्गन्स काम करना धीरे धीरे बंद करेंगे। विशेषज्ञ कोरोना मरीजों की अचानक बिगड़ती तबीयत के पीछे हैप्पी हाइपोक्सिया को मान रहे हैं। क्या है हैप्पी हाइपोक्सिया? सामान्य मरीजों में ये लक्षण ज़्यादा हैं और बुखार खांसी नहीं होने की वजह से जब ऑक्सीजन का स्तर कम होता है तब ये हालत ज़्यादा बिगड़ जाती है। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि हैप्पी हाइपोक्सिया है क्या। ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है, यानी ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। लंग्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, इससे ब्लड वेसल्स में क्लॉट भी हो जाते हैं। क्लॉटिंग का मतलब क्या हो गया? मतलब जम जाना, ठीक है। तो खून का थक्का बनना, जिसको आप शुद्ध देशी भाषा में बोल सकते हैं। तो ब्लड में ऑक्सीजन से सैचुरेशन कम हो जाता है, लंग्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, इससे ब्लड वेसल्स में, नसों में क्लॉट हो जाता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन 50 तक भी पहुंच जाता है।
हैप्पी हाइपोक्सिया के लक्षण में स्किन का रंग हल्का नीले रंग का दिखना, पसीने का आना, बॉडी का रंग बदलना, चक्कर आना, सिर दर्द, होठ काले पड़ना, चिड़चिड़ापन इत्यादि इसके सिम्टम्स हैं हैप्पी हाइपोक्सिया के। ठीक है, तो मेन क्या मतलब इसका निकला, ब्लड में ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाता है हैप्पी हाइपोक्सिया में, जिसकी वजह से क्लॉटिंग शुरू हो जाती है वेसल्स में, ऑक्सीजन का लेवल गिर करके 50 तक पहुंच जाता है। लक्षण इसके क्या हैं, ये स्किन का रंग नीला हो जाएगा, हल्का पसीना आने लगेगा, बॉडी का रंग बदलेगा, चक्कर आएगा, सिर दर्द, होठ काले पड़ना और चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। किस भारतीय संस्थान ने कोविड-19 वायरस में प्रमुख प्रोटीन संरचना का खुलासा किया है? IIT मंडी ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने कोविड-19 वायरस में प्रमुख प्रोटीन संरचना का खुलासा किया है? तो IIT मंडी ने किया है। हाल ही में क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज चर्चा में क्यों रहा? ये मंकी बुखार के लिए रहा है। ठीक है, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज ध्यान रखिएगा, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज मंकी बुखार से संबंधित है। हाल ही में चर्चित बीमारी म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस इन्हीं के कारण हो रहा है, और स्टेरॉइड के हैवी डोज वाले मरीजों को ये ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। कौन सा? ब्लैक फंगस की बात हो रही है, म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादा यानी स्टेरॉइड के हैवी डोज की वजह से ये देखने को मिल रहा है। किस वैज्ञानिक संगठन ने कोरोना संक्रमितों के लिए दवा 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज विकसित की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। DRDO ने किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसकी रचना है? तो अब ये वीर सावरकर की रचना है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्रणी हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर को उनकी जयंती 28 मई पर श्रद्धांजलि अर्पित की। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक जिले में भागुर शहर में हुआ था। वह विदेशी वस्तुओं के विरोधी थे और स्वदेशी विचार का समर्थन करते थे। 1905 में उन्होंने दशहरे के अवसर पर सभी विदेशी सामानों को अलाव में जला दिया था। ठीक है, विदेशी बहिष्कार का जो था उन्होंने ही शुरू किया था। 1905 में उन्होंने दशहरे के अवसर पर सभी विदेशी सामानों को अलाव में जला दिया था। वह नास्तिकता और तार्किकता का समर्थन करते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदी विचारों का खंडन किया। वस्तुतः उन्होंने गाय की पूजा को भी अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया था। विनायक सावरकर 1937 से 43 के दौरान हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रालयों द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के बाद इनके नेतृत्व में हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध, बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांतों में सरकार बनाने के लिए सहयोग किया था। 1939 की बात हो रही है। सावरकर ने पुणे में अभिनव भारत समाज, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, कहाँ पर स्थापित किया गया था? पुणे में किया गया था। क्या नाम है? अभिनव भारत समाज। किसने किया था? वीर सावरकर ने किया था। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर पूरा नाम था उनका। इन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर दोनों भाई थे, ने 1899 में नासिक में क्रांतिकारी गुप्त समाज की स्थापना की। उसका नाम था मित्र मेला। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं और ये अक्सर पूछा जाता है। कहाँ बना था? नासिक में बना था। कब बना था? 1899 में बना था। कौन सा है वो गुप्त सामाजिक संगठन? ठीक है, तो ये था मित्र मेला। नाम क्या था? विनायक सावरकर और गणेश सावरकर दोनों भाई थे, इन्होंने स्थापित किया था उसको, इस संगठन को। इनकी पुस्तक क्या है? द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में सावरकर ने 1857 के सिपाही विद्रोह में इस्तेमाल किए गए गुरिल्ला युद्ध के बारे में बताया था। इस पुस्तक को अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन मैडम भीकाजी कामा ने नीदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस में पुस्तक का विमोचन किया, प्रकाशित करवाया और अंततः यह भारतीय क्रांतिकारियों तक पहुंची गई। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा ने इसका वो करवाया था, पब्लिश करवाया था, इसको प्रकाशित करवाया था नीदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस में। पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में, हिंदुत्व भी उनकी एक पुस्तक है विनायक दामोदर सावरकर की, में 2 राष्ट्र सिद्धांत, ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत की स्थापना की, जिसमें हिंदू और मुसलमानों को 2 अलग अलग राष्ट्र बताया। 1937 में हिंदू महासभा ने इस विचार को प्रस्ताव के रूप में पारित किया था। ठीक है, हिंदू महासभा ने 1937 में द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में बताया था कि हिंदुत्व नामक पुस्तक में भी इन्होंने वो किया था, इसके बारे में डिटेल से वर्णन।
चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चित धारा 304B किससे संबंधित है साहब? ये दहेज उत्पीड़न से संबंधित है, अनुच्छेद 304B। देख लेते हैं इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उच्चतम न्यायालय द्वारा दहेज उत्पीड़न को एक रोग प्रसारक अपराध बताया है, जिसमें महिला लोभी पतियों और ससुराल वालों की क्रूरता का शिकार बन जाती है। साथ ही कोर्ट ने एक फैसले में संकेत देते हुए कहा कि दहेज हत्या पर दंडात्मक प्रावधानों से संबंधित धारा 304B एक जकड़ी हुई और शाब्दिक व्याख्या ने लंबे समय से चली आ रही एक सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई को कुंद कर दिया है। ठीक है, अब क्या है ये भारतीय दंड संहिता की धारा 304B? देख लेते हैं। धारा 304B के अनुसार दहेज हत्या का मामला बनाने के लिए एक महिला की शादी के 7 साल के भीतर जलने या अन्य शारीरिक चोटों या सामान्य परिस्थितियों के अलावा से मृत्यु होनी चाहिए 7 साल के भीतर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। दहेज की मांग के संबंध में उसे अपने पति या ससुराल वालों से मृत्यु से ठीक पहले क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो। धारा 304 से जुड़ी समस्याएं। अदालतों ने ज़्यादातर धारा 304B के संकीर्ण दृष्टिकोण का ही सहारा लिया है। ठीक है, जिसकी वजह से अपराधी छूट जाते हैं। उदाहरण के लिए न्यायालयों ने धारा 304B में ठीक पहले वाक्यांश की व्याख्या तुरंत पहले के रूप में की थी। यह व्याख्या एक महिला के लिए यह आवश्यक बना देगी कि मरने से पहले उसे कुछ क्षणों के लिए परेशान किया गया हो। खंड में सामान्य परिस्थितियों के अलावा वाक्यांश भी उदार व्याख्या की मांग करता है, सामान्य परिस्थितियों के अलावा। अब देख लेते हैं हाल ही में चर्चा क्या क्या रहा। लव जिहाद चर्चा में रहा। गुजरात राज्य ने लव जिहाद के लिए कानून बनाया है। ठीक है, इसलिए चर्चा में रहा। हाल ही में चर्चा रहा हार्ट बिल क्या है। हार्ट बिल पास करने वाला अमेरिका पहला राज्य बना है, किंतु अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून को असंवैधानिक ठहराया है। बाद में कई राज्यों ने इस कानून को पारित किया। ये राज्य बाइबल बेल्ट कहे जाते हैं। ठीक है, क्या है? हार्ट बिल। यह बिल भ्रूण के दिल की धड़कन का पता चलने के बाद गर्भपात पर रोक लगाता है। ठीक है, यह बिल भ्रूण के दिल की धड़कन का पता चलने के बाद गर्भपात पर रोक लगाता है। भ्रूण के दिल की धड़कन का पता आमतौर पर गर्भधारण के 6 सप्ताह बाद पता चलता है। ठीक है, तो ये बिल कहाँ पास हुआ? ये वहाँ पास हुआ अमेरिका में। बाद में न्यायालय ने इसे असंवैधानिक भी घोषित कर दिया। चर्चा में पूछा जा सकता है। हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मॉनिटरिंग यंग ऑथर्स लॉन्च किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने युवा प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मॉनिटरिंग यंग ऑथर्स लॉन्च किया है। यह दुनिया भर में भारत और भारतीय लेखन को भी प्रदर्शित करेगा। युवा का अर्थ है यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ठीक है, YUVA, यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। YUVA, यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ठीक है, यह योजना युवा लेखकों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री ने मन की बात में स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखने के लिए युवा पीढ़ी का आह्वान किया था। युवा इंडिया @75 प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जो स्वतंत्रता सेनानी, अनसंग हीरोज, अज्ञात और सहित विषयों पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को लाने का प्रयास करता है। इस योजना को शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के तहत संस्कृति और साहित्य के आदान प्रदान के लिए विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का अनुवाद किया जाएगा। युवा योजना के तहत एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता द्वारा कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा। विजेताओं की घोषणा 15 अगस्त 2021 को की जाएगी। युवा विजेता लेखकों को पांडुलिपियां तैयार करने के लिए प्रख्यात लेखकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे के अवसर पर जनवरी 2022 में प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, उत्तराखंड के हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्मृति ईरानी इसके प्रमुख हैं। उर्वरक एवं रसायन मंत्री हैं DV सदानंद गौड़ा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो यूरोप में किस युद्ध अभ्यास को आयोजित कर रहा है? हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो यूरोप के किस युद्धाभ्यास को आयोजित कर रहा है? तो ये है स्टेडफास्ट डिफेंडर 21। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। स्टेडफास्ट डिफेंडर 21, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है।
रूस के साथ तनाव बढ़ने पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको नाटो के रूप में आप जानते हैं, यूरोप में स्टेट फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है, जो पूरे अटलांटिक, यूरोप और काला सागर क्षेत्र में हो रहा है। इस युद्धाभ्यास में नाटो सैनिकों, युद्धपोत और दर्जनों विमान भाग ले रहे हैं। स्टेडफास्ट डिफेंडर 21 है क्या? अपने किसी एक सदस्य पर हमला होने पर जवाबी कार्रवाई करने के उद्देश्य से इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है या जा रहा है। यह अमेरिका से सैनिकों को तैनात करने के लिए नाटो की क्षमता का परीक्षण करना चाहता है। यह युद्धाभ्यास यूक्रेन के साथ सीमा क्षेत्र में हजारों सैनिकों को भेजने के रूस के फैसले के बाद शुरू किया गया है। इसने सैन्य गठबंधन पर चिंता जताई और जिसे 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर रूसी सैनिकों द्वारा अधिग्रहण के बाद अब तक का सबसे बड़ी रक्षा खर्च पहल शुरू की थी। ठीक है, नाटो के अनुसार यह सैन्य अभ्यास विशेष रूप से रूस को लक्षित नहीं करते हैं, ऐसा कहा है उन्होंने। ठीक है, आप समझ सकते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, इसके बारे में कुछ विशेष चीजें देख लेते हैं। 30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। 30। ठीक है, इस संगठन का मुख्यालय है बेल्जियम में, यानी नाटो का मुख्यालय कहाँ है पूछा जाएगा तो बेल्जियम में है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू करता है, जिसे 1947 में हस्ताक्षर किया गया था। नाटो में सामूहिक रक्षा की एक प्रणाली शामिल है, जिसमें स्वतंत्र सदस्य देश आपसी रक्षा प्रदान करते हैं यदि किसी सदस्य पर बाहरी पार्टी द्वारा हमला किया जाता है तो। नोट, सी विजिल 21 किस देश का रक्षा अभ्यास है? ये भारत का है। सी विजिल 21 भारतीय नौसेना द्वारा युद्धाभ्यास है। ट्रोपेक्स 21 कब किया जाता है? द्विवर्षीय युद्धाभ्यास है ये। किन देशों के मध्य पैसेज एक्सरसाइज किया जाता है? भारत और इंडोनेशिया के मध्य पैसेज एक्सरसाइज किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें, इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया जाएगा? कारपूरल युवराज सिंह, इवान माइक पिकार्डो, मूलचंद यादव, ये 3 लोग हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तीन भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित होने वाले कारपोरल युवराज सिंह दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन, नागरिक शांति रक्षक इवान माइकल पिकाडो नागरिक शांति रक्षक और मूलचंद यादव इराक में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन में शामिल हैं। 3 भारतीय शांति रक्षक जिन्होंने पिछले साल संयुक्त राष्ट्र UN में शांति अभियानों में सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन 129 सैन्य, पुलिस और नागरिक कर्मियों में शामिल हैं जिन्होंने ड्यूटी के दौरान साहस और बलिदान के लिए मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये 3 भारतीय हैं, इनका नाम पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अबेई, साइप्रस, कांगो, लेबनान, मध्य पूर्व सोमालिया, दक्षिणी सूडान और पश्चिमी सहारा में शांति अभियानों में सेवारत 5500 से अधिक सैन्य और पुलिस के साथ भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में वर्दीधारी कर्मियों का 5वां सबसे बड़ा योगदान करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत 5वां सबसे बड़ा योगदान करता है यूएनओ में। नोट, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 2002 को नामित किया गया था और पहली बार 2003 से मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई। 2021 का थीम क्या है? स्थायी शांति का मार्ग, शांति और सुरक्षा के लिए युवाओं की शक्ति का लाभ उठाना। ठीक है, ये इनका थीम है, स्थायी शांति का मार्ग, शांति और सुरक्षा के लिए युवाओं की शक्ति का लाभ उठाना। 2021 का ये थीम है संयुक्त राष्ट्र का। 30 मई को किस राज्य का राज्यत्व दिवस, ठीक है, स्टेटहुड डे मनाया जाता है? साहब ये गोवा है। ठीक है, देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 30 मई 2021 को गोवा अपना स्थापना दिवस मना रहा है। गोवा भारत में शामिल होने वाला 25वां राज्य था। अभी इस समय राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान रखिएगा। तो गोवा भारत में शामिल होने वाला 25वां राज्य था। 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत ने पुर्तगालियों से उनके क्षेत्रों को सौंपने का अनुरोध किया, हालांकि पुर्तगालियों ने इनकार कर दिया। 18 दिसंबर 1961 से 36 घंटे तक सैन्य अभियान ऑपरेशन विजय चला।
ठीक है, जिसमें भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के हमले शामिल थे। 30 मई 1987 को इस क्षेत्र को विभाजित किया गया और गोवा का गठन किया गया। दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बने रहे और कोंकणी गोवा की राजभाषा है। 1370 में विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था गोवा और बाद में बीजापुर सल्तनत का भी हिस्सा रहा। पुर्तगालियों ने 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में गोवा पर विजय प्राप्त की। भारत में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उस दिन का प्रतीक है जब 1961 में पुर्तगाल के 450 वर्षों के शासन के बाद भारतीय सशस्त्र बल ने गोवा को मुक्त कराया था। 1961 में मुक्त कराया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 30 मई 1887 को इस क्षेत्र को विभाजित किया गया, गोवा, दमन और दीव में। गोवा को राज्य और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश। शामिल कब किया गया था इसको? ठीक है, 18 दिसंबर 1961 को 36 घंटे के सैन्य अभियान के बाद वो किया गया था और ये 25वां राज्य बना था। ठीक है, ये सारी पूरी डिटेल्स है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व के राष्ट्रों के नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति का प्रदर्शन करने के लिए क्लाइमेट ब्रेक थ्रू समिट की बैठक बुलाई? स्टील, शिपिंग, ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, किन क्षेत्रों की प्रगति का प्रदर्शन करने, तो स्टील, शिपिंग और ग्रीन हाइड्रोजन का। आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड। हाल ही में विश्व के राष्ट्रों के नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों स्टील, शिपिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और प्रकृति सहित में प्रगति का प्रदर्शन करने के लिए क्लाइमेट ब्रेक थ्रू समिट की बैठक बुलाई। यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मिशन पॉसिबल पार्टनरशिप, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चैंपियंस और यूनाइटेड किंगडम COP, ठीक है, 26 प्रेसिडेंसी के बीच एक सहयोग संगठन है। इसका उद्देश्य जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक पहुंच बढ़ाने हेतु संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता को प्रदर्शित करना है। ठीक है, जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था उद्देश्य अगर इसका पूछा जाता है तो जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था न्यून ऊर्जा खपत और न्यून प्रदूषण के आधार पर, न्यून मतलब कम ऊर्जा खपत और कम ऊर्जा प्रदूषण के आधार पर हरित पारिस्थितिकी, ठीक है, ग्रीन इकोलॉजी अर्थव्यवस्था से संदर्भित करती है, जहां उत्सर्जन की आपूर्ति ग्रीन हाउस गैसों, ठीक है, नेट जीरो के अवशोषण और उन्हें हटाने से होती है। इसके प्रमुख अभियानों में से एक है रेस टू जीरो अभियान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। मार्क्स विश्व की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग लाइन और पोत संचालक है। कौन? मार्क्स की बात हो रही है। मार्क्स जो 2030 तक उत्सर्जन को आधा करने की प्रतिबद्धता के साथ रेस टू जीरो अभियान में शामिल हो गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारी उद्योग एल्युमिनियम, कंक्रीट, सीमेंट, रसायन, धातु खनन, प्लास्टिक तथा स्टील और हल्के उद्योग उपभोक्ता वस्तु, फैशन, ICT और मोबाइल तथा खुदरा वस्तु दोनों की तकनीकी और आर्थिक रूप से डीकार्बोनाइज करना सुनिश्चित किया है। किसने? भारी उद्योग ने भी और हल्के उद्योग ने भी क्या करना? डीकार्बोनाइज करना सुनिश्चित किया है। ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के लिए मार्केश पार्टनरशिप, रेस टू जीरो अभियान, ठीक है, और जलवायु महत्वाकांक्षी गठबंधन, क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिएगा इसको। नोट, हाल ही में किस संस्थान ने अनुमान लगाया कि 2021 से 25 के दौरान वैश्विक औसत तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पार कर सकता है? ठीक है, WMO ने ये किया है, मौसम विज्ञान ने। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2100 तक तापमान में कितनी वृद्धि होगी? 2.4%। बहुत होता है, 1% यहाँ ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं, तो 2.4% का इंक्रीज होने का है वर्ष 2100 तक, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के अनुसार। चलिए फर्स्ट सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल 3 सेगमेंट होते हैं, आपको पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके, जो 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर लास्ट में कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड चीज़ें होंगी। आज हम बंदरगाह पे चर्चा करेंगे स्टैटिक जीके में। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस एंटी टोबैको डे हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है ये वर्ल्ड टोबैको डे, ध्यान रखिएगा, आज ही है वो। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है।
यह तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य तंबाकू महामारी की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना और इससे होने वाली मृत्यु और बीमारी से बचाव करना है। विश्व स्वास्थ्य सभा ने 1987 में एक प्रस्ताव पारित कर विश्व तंबाकू निषेध दिवस की शुरुआत की थी। WHO के अनुसार तंबाकू के सेवन से दुनिया भर में हर साल 8 मिलियन से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। लगभग 70% तंबाकू उपयोगकर्ताओं के पास तंबाकू छोड़ने के साधनों तक पहुंच नहीं है। इस वर्ष के विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है विजेता बनने के लिए तंबाकू छोड़ो। ठीक है, थीम क्या है? विजेता बनने के लिए तंबाकू छोड़ो। तंबाकू में मौजूदा निकोटीन हृदय और श्वास संबंधी बीमारियों का कारण बनता है। अन्य महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस पूछा गया है क्वेश्चन। 21 मई इंटरनेशनल टी डे, ठीक है, और 21 मई को ही है नेशनल एंटी टेररिज्म डे। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। 23 मई कछुआ दिवस है। 24 मई ब्रदर्स डे है, ठीक है। 25 मई विश्व थायराइड दिवस है, पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। इसके अलावा 26 मई बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा है। 26 मई किसान काला दिवस, नारद जयंती। 27 मई वर्ल्ड हंगर डे, 28 मई पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। वीर सावरकर जयंती नहीं पूछा गया अभी तक, लेकिन उम्मीद है पूछे जाने की सरकार में। तो 28 मई है वीर सावरकर की जयंती। 29 मई माउंट एवरेस्ट दिवस है। 29 मई भी विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस भी है। गोवा स्थापना दिवस 30 मई है। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, ठीक है। और विश्व तंबाकू दिवस एंटी टोबैको डे 31 मई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस, ये भी गाहे बगाहे पूछ लिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हो गई? वर्ल्ड हंगर डे 28 मई हो गया। 30 मई पत्रकारिता दिवस हो गया। 28 मई वीर सावरकर की जयंती हो गई। और 31 मई विश्व तंबाकू दिवस हो गया, जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, डेली डोज ऑफ स्टैटिक जी के वन लाइनर क्वेश्चंस। ओके, चलिए भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। भारत के बंदरगाह डायमंड हार्बर कहाँ पर है? कलकत्ता में। नदी बंदरगाह है, हुगली नदी पर स्थित है। इसे दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए आयात निर्यात होता है। डायमंड हार्बर कहाँ पर है? कलकत्ता में स्थित है ये। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हल्दिया। हल्दिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता बंदरगाह के निकट ही है, दक्षिण में हुगली नदी पड़ी है। ये भी कलकत्ता के भार को कम करने हेतु बनाया गया है। यहाँ तेल शोधन कारखाना भी है, ठीक है, हल्दिया में, इंपॉर्टेंट है। पारादीप बहुत इंपॉर्टेंट, उड़ीसा में है। लौह अयस्क व कोयला का निर्यात होता है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, पहले तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और उससे लौह अयस्क और कोयले का निर्यात होता है, लौह अयस्क और कोयले का निर्यात, ठीक है। जो कलकत्ता में डायमंड हार्बर है, उससे दक्षिण पूर्व एशियाई, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आयात और निर्यात दोनों होता है। पारादीप से लौह अयस्क का निर्यात होता है, ठीक है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है ये, ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, कच्चा तेल व पेट्रोलियम उत्पाद के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। चेन्नई तमिलनाडु से भारत का, तमिलनाडु में है चेन्नई, भारत का दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है, कृत्रिम आर्टिफिशियल बंदरगाह चेन्नई। उर्वरक, खनिज, लौह, पेट्रोलियम उत्पाद व्यापार हेतु प्रसिद्ध है ये, ठीक है। तूतीकोरन, ठीक है, ये तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर स्थित है, तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर स्थित है। वैसे ये पूर्वी तट पर है तमिलनाडु के, ठीक है, मतलब तमिलनाडु का दक्षिणी तट हुआ, लेकिन वैसे पूर्वी तट है भारत का। तूतीकोरन। कोचीन केरल में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह, चाय, कॉफी, मसालों के निर्यात के लिए, ठीक है। कोचीन, कोचीन क्या है? केरल में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह, चाय, कॉफी और मसालों के निर्यात के लिए बहुत प्रसिद्ध है। न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर कर्नाटक में है ये, ठीक है। लौह अयस्क के आयात निर्यात, कुद्रेमुख की खान से लोहा इसी बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू मंगलोर कर्नाटक में है, लौह अयस्क के निर्यात के लिए मुख्यतः इसको जाना जाता है। कुद्रेमुख की खान से निकला हुआ लोहा इसी बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। मर्म गोवा, गोवा में स्थित है, मर्म में गोवा है ना, तो वो मर्म गोवा गोवा में स्थित है। नासेवा, नासेवा का क्या नाम है ये पूछा जाता है। नासेवा को ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, महाराष्ट्र में स्थित है। शुष्क सामग्री के व्यापार हेतु प्रसिद्ध है ये। नई तकनीकी हेतु प्रसिद्ध है, मुंबई का भार कम करने हेतु भी इसको जाना जाता है। नासेवा, नासेवा को जवाहरलाल नेहरू
बंदरगाह के भी रूप में जानते हैं, ध्यान रखिएगा। मुंबई पश्चिमी द्वीप पर सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई, ठीक है। पश्चिमी तट पर भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह, भारत का 20% व्यापार यहीं से होता है। पेट्रोल व शुष्क निर्मित सामग्री, ये सारी चीज़ें यहाँ से भेजी जाती हैं। तो सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह कौन सा है? भारत का 20% व्यापार यहीं से होता है, मुंबई, ठीक है। आर्थिक राजधानी बोलते हैं। कांडला ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है, और ये भी नेचुरल है यानी प्राकृतिक है। कच्चा तेल, पेट्रोल, खाद्य तेल, नमक, कपास आदि के लिए इम्पोर्टेंट है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। 2010 में 13वें बंदरगाह के रूप में इसको मान्यता मिली थी, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल आपके जो बंदरगाह हैं वो क्लियर हो गए, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे काम आएगा। चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इसको। डेली डोज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स, आइए देखते हैं। गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियां पूछा जाता है, तो ये क्या है? यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। तो क्या है? गंगा में मिलने वाली नदियां, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। चाहिए तो साइलेंट हो जाएगा, पहले ध्यान रखिएगा। तो यशोदा को, यमुना, सोन, दामोदर, यशोदा, ठीक है, यशोदा, यमुना, सोन और दामोदर, यशोदा। को से कोशी, ठीक है। राम सा कंगन, तो राम गंगा और महानदी, राम गंगा और ये महानदी, ठीक है। यशोदा को राम सा से शारदा, ठीक है। यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। क से करनाली, ठीक है, और ग से गंडक। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है या उसमें नहीं सम्मिलित होती है, मिलती है जाकर के। तो आपको जब ये याद रहेगा कि यशोदा को रामसा कंगन चाहिए, यहाँ साइलेंट होगा, यशोदा को रामसा कंगन चाहिए, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि साहब ये नदी गंगा में नहीं मिलती है। तो गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ, यशोदा को रामसा कंगन चाहिए। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक और आपको कोड बताने के लिए प्रॉमिस किया था मैंने इस वीडियो की शुरुआत में, तो चलिए उसको देख लेते हैं। कि सॉल्ट वाटर लेक ऑफ राजस्थान के जो नमकीन पानी की झीलें हैं उसके बारे में क्वेश्चन। तो कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े, कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े। कू से कुचामन, नागौर में स्थित है। ता से ताल छापरा, चूरू में स्थित है। सा से सांभर, जयपुर में है। डीडवाना, डी से नागौर में स्थित झील है। का से कावो, जैसलमेर में स्थित झील है। प से पचपदरा, बाड़मेर में है। लू से लूड़ करणसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीकानेर में स्थित है। फा से फालोदी और डे से डेगाना, नागौर। तो क्वेश्चन है कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े, पूछा जाता है सॉल्ट वाटर लेक ऑफ राजस्थान। तो ये आप उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और आराम से पकड़ सकते हैं कि कौन सी नमकीन पानी की झील है जो राजस्थान से संबंधित है। तो कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े, कुचामन, ताल छापर, सांभर, डीडवाना, कावोद, पचपदरा, लूण करणसर, फलोदी और डेगाना। कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े, ठीक है। तो इसको नोट करते जाइएगा। कहीं भी कोई इस तरीके का इशू अगर आपको आता है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, चीज़ों को पूछ सकते हैं। और चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं कल 8 बजे। नमस्कार, शबा खैर, सत श्री अकाल।